नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए उत्तराखंड की खबरें देखते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए एक सीट के लिए बीजेपी ने सोमवार देर रात को अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष नरेश बंसल को बीजेपी की ओर से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। बंसल दोपहर को 2 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे, करीब आधा घंटे बाद। और आपको बता दें कि आज ही नामांकन का आखिरी दिन भी है। विधानसभा में बीजेपी का 3/4 से ज्यादा बहुमत होने से बंसल की जीत यहां पर पक्की है। वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट आगामी 25 नवंबर को खाली हो रही है। कांग्रेस के सांसद राज बब्बर अभी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 57 विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस पहले ही अपना प्रत्याशी न उतारने की घोषणा कर चुकी है, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस के पास इतनी संख्या नहीं है कि अपने प्रत्याशी को जिता सकें। वहीं बीजेपी का प्रत्याशी इस सीट पर जीतने को लेकर के किसी तरह का संशय अब नहीं है, जो कि 1980 से लेकर 1986 तक हिंदू जागरण मंच के सदस्य रहे नरेश बंसल और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। उत्तराखंड समाज समिति के कोषाध्यक्ष रहे। 2002 से 2009 तक प्रदेश संगठन मंत्री भी रहे। इस तरह से उनको एक लंबा अनुभव है। 2009 से 2012 तक आवास एवं विकास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। 2012 में विधानसभा चुनाव में प्रदेश चुनाव अभियान समिति के सचिव रहे हैं। देहरादून में नरेश बंसल का जन्म हुआ। डीएवी कॉलेज से उन्होंने एमकॉम की पढ़ाई की और अब आखिरकार पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है और रास्ता उनका साफ है। वहीं केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के दूसरे चरण में होने वाले कार्यों के लिए एयरफोर्स का मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ में भारी मशीनें पहुंचाने का काम शुरू कर चुका है। पहली शिफ्ट में चिनूक पॉकलैंड का कुछ पार्ट लेकर के पहुंचा। भारतीय वायु सेवा का मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक सोमवार की देर शाम को गोचर हेलीपैड पर पहुंचा था। तय समय पर मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे चिनूक ने गोचर से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी। यहां पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की टीम की देखरेख में मशीनें भेजी जा रही हैं, जो अलग अलग पार्ट किए गए हैं। उनके जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शाखा के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल ने जानकारी दी कि गोचर हेलीपैड से भारी मशीनें केदारनाथ पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों के भीतर सभी मशीनें पहुंच जाएगी यहाँ पर और काम में और तेज़ी आएगी। इसके बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। इससे पहले आपदा के दौरान MI-26 के जरिए भी यहाँ पर भारी सामान पहुँचाया गया। वहीं MI-17 ने कई बार सामान पहुँचाने का काम किया। अब चिनूक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और इसके लिए केदारनाथ में हेलीपैड का भी विस्तार किया गया है। तो वहीं पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। पहाड़ से मलबा गिरने से हादसा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी, और इस हादसे में कैंटर के दबने की खबर है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। ड्राइवर और क्लीनर की नीचे दबने से मौत हो गई। SDRF ने काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाल लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 के पास यह हादसा हुआ। देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद सुबह आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ और इसके बाद बचाव अभियान चलाया गया। 2 शव यहां से मलबे से बाहर निकाले गए हैं। पहाड़ से यह मलबा गिरने से हादसा हुआ। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। पहाड़ से गिरे मलबे में कैंटर दब गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 2 लोगों की मौत हुई है हादसे में। पिथौरागढ़ से बड़ा हादसा होने की खबर है। पहाड़ से मलबा गिरा जिससे कैंटर दब गया और कैंटर का चालक और साथ ही साथ ड्राइवर के साथ क्लीनर की मौत हुई है। हालांकि दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। पोस्टमार्टम करवा करके उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। उधर हरिद्वार से खबर है कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के घायल होने की भी खबर है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड अफसर की हत्या का मुख्य आरोपी ये बदमाश बताया जा रहा है। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और बाइक बरामद की है। रानीपुर कोतवाल इलाके के रेगुलेटर पुल के पास ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया। इस दौरान बदमाश को गोली लगी।
रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के रेगुलेटर पुल का ये पूरा मामला, जहां पर मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है। 9 नवंबर को उत्तराखंड 20 साल का होने जा रहा है और इसके लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मौके पर प्रदेश की जनता को, उत्तराखंड के लोगों को कई सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य स्थापना दिवस के लिए उनकी ओर से अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जिसमें राज्यवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल्दी अधिकारी प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को भेज देंगे और उसके बाद उसके मुताबिक आगे की योजनाओं पर काम किया जाएगा। को 20 साल का अपना राज्य हो जाएगा और उसके लिए अधिकारी स्तर पर एक बैठक हुई है। मैंने उनसे कहा कि 9 नवंबर के आसपास एक सप्ताह में हम क्या क्या ऐसी योजनाएं राज्य को दे सकते हैं उसके बारे में आप विचार करें। बहुत जल्दी वो सारा प्रारूप लेकर के उन्होंने मीटिंग कर ली है और बहुत जल्दी उसका प्रारूप लेकर मेरे पास आएंगे तो उसको फिर फाइनलाइज करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मंत्री और विधायक की नाराजगी सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। हरक सिंह रावत की नाराजगी को लेकर के जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उल्टा मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में पूरा ठेकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मीडिया ही इस मामले में आपसी लड़ाई करवा रहा है। हालांकि उन्होंने इसी बीच ये भी कहा कि मीडिया इस मामले में अंदरूनी बातों को मिस कर गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हरक सिंह रावत उनसे मुलाकात करने वाले हैं। झगड़ा कराना है, झगड़ा कराओ। नारद मुनि है ना, नारद मुनि वही काम आप नारद ही बोलते पत्रकारों को। सर आयुष को लेकर के आपने कहा कि बहुत आधा 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 पकड़ा ना आपने, पूरा नहीं पकड़ा। पूरा अंदर जो होता है ना, बिटवीन द लाइंस कुछ होता है। वहीं देवप्रिया के चौपड़िया गांव में स्टोन क्रेशर लगाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गांव में लगे स्टोन क्रेशर को बंद करने के लिए गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसके खिलाफ अनशन शुरू कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए। ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्रमिक अनशन को 6 दिन बीत गए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली गई। अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल पर विवश होंगे। युवा संघर्ष समिति चौपड़िया के बैनर तले ग्रामीणों ने 3 सितंबर से आंदोलन की शुरुआत की थी। 18 सितंबर को स्थानीय विधायक यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के भीतर स्टोन क्रेशर बंद हो जाएगा, लेकिन आश्वासन विधायक का पूरा नहीं हुआ। यही वजह है कि पूरा गांव, आसपास के लोग अब विधायक के खिलाफ भी आक्रोशित हैं कि विधायक ने झूठा आश्वासन दिया, इस स्टोन क्रेशर को बंद नहीं करवा पाया। स्टोन क्रेशर के मालिक की हैसियत देखिए कि प्रशासन, सरकार सब कुछ इसके आगे नाकाम है और ये स्टोन क्रेशर लगातार अपना काम कर रहा है। इसी को लेकर के अब आसपास के गांव में और चौपड़िया गांव के लोगों का आक्रोश सामने आने लगा है। ऋषिकेश के तमाम बाजारों में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कवायद चल रही है और इसके लिए नगर निगम की तरफ से बाजारों में नालियों की सफाई के साथ साथ उन पर जाल लगाए जा रहे हैं, जिससे कि पहले निगम प्रबंधन की ओर से नालियों में बरसाती पानी की निकासी के लिए जर्जर पाइपों को बदला गया। निगम की मेयर ने निर्माण के काम का जायजा लिया। उन्होंने ये कहा है कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए मुहिम स्तर पर काम जारी है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कुमाऊं दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी में इंदिरा हृदयेश ने कहा कि दौरों से कुछ नहीं होता, लोग बेरोजगारी और रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं, लिहाजा जनता को रोजगार देने की जरूरत है। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार नौकरी देना तो दूर, नौकरी से लोगों को उल्टा निकाल रही है, लिहाजा सीएम कितना भी दौरा कर लें, प्रदेश की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होने वाला।
हृदय रोग से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए रुड़की से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हार्ट पेशेंट्स के लिए देहरादून या दिल्ली का रास्ता अब तय नहीं करना पड़ेगा और रुड़की के ही एक नर्सिंग होम कार्डियक केयर सेंटर में ये सुविधा शुरू हो चुकी है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर जगमोहन ने रुड़की में ही दिल के मरीजों को सुविधाएं देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि एंजियोग्राफी करने और दिल की वॉल ब्लॉक होने पर उनमें वॉल डालने जैसी सभी सुविधाएं यहां पर स्थानीय स्तर पर ही शुरू कर दी गई हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इसके लिए तमाम सुविधाओं से लैस मशीनें लगाई गई हैं। कई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का पैनल भी तैयार किया गया है। वहीं एम्स ऋषिकेश में आम मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए सभी विभागों की ओपीडी संचालित की जाने लगी हैं। ओपीडी सेवाओं में फिर से विस्तार किए जाने से अब सामान्य रोगियों को भी सुविधाएं मिलने लगी हैं। कोरोना की रफ्तार कम होते ही सामान्य बीमारी के मरीजों ने भी अपना इलाज करवाने के लिए फिर से अब एम्स का रुख करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ऋषिकेश के एम्स में सामान्य रोगियों की परेशानी को देखते हुए ओपीडी सेवाओं में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान एम्स ऋषिकेश में भी ओपीडी व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया था। हालांकि इस दौरान एम्स में इमरजेंसी ओपीडी, टेलीमेडिसिन ओपीडी और कोविड मरीजों के लिए विशेष ओपीडी दैनिक तौर पर संचालित की जा रही थी, लेकिन अब सभी प्रकार के रोगियों के लिए भी ओपीडी का संचालन शुरू हो गया है। तो उत्तराखंड के लोगों को अब दिल्ली आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश एम्स में ओपीडी की शुरुआत हो गई है फिर से सभी रोगियों के लिए। डायरेक्टर साहब के आदेशानुसार तकरीबन सारी ही ओपीडीज़ स्टार्ट कर दी गई हैं। इसमें जब मरीज़ पहले आता है तो गेट से एंटर होते ही उसको रजिस्ट्रेशन डेस्क पे ले जाया जाता है। गेट के बहुत पास है, वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और टोकन उसका बन जाता है। उसके बाद वो जो नॉन कोविड ओपीडी का एरिया है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर हमारी सारी ही ओपीडीज़ की व्यवस्था है, जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, यूरोलॉजी, पीएमआर, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, ये सारी ही ओपीडीज़ के डॉक्टर्स 8:30 बजे से यहाँ पर चारों तरफ जो उनकी कंसल्टेशन डेस्क है वहाँ पर बैठे रहते हैं और मरीज़ों के खड़े होने का, बैठने का यथोचित यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है ताकि उनको धूप से उनका बचाव किया जा सके। इसके अलावा कुछ शेल्टर्स हैं जहाँ मरीज़ आराम से बैठ सकते हैं और जब उनका टोकन के हिसाब से नंबर आता है तो उनको देखा जाता है। आजकल ओपीडी करीब 500, 550 तक की ओपीडी हमारे यहाँ हो रही है। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट बचते हैं तो उनको कॉल पे रखा गया है, उनको कॉल करके नीचे ही बुला लिया जाता है। उधर पौड़ी गढ़वाल में हरक सिंह रावत के बयान पर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उनका ये कहना है कि वे 2022 में विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश उनके लिए कांग्रेस पार्टी में दरवाजे हमेशा खुले होने की बात कर रही हैं। इससे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हरक सिंह रावत की बीजेपी में फजीयत हुई, वे वापस कांग्रेस जा सकते हैं या फिर कांग्रेस की याद उन्हें आने लगी है। सियासत इस पर तेज हो चुकी है और इस बार उन्होंने 2022 में चुनाव नहीं लड़ने का फैसले वाला बयान जारी किया है। इससे लगता है कि वे कांग्रेस पार्टी की संवेदना लेना चाहते हैं। उनका कांग्रेस पार्टी में वापसी का भी इशारा हो सकता है। वहीं इस संबंध में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेंद्र राणा से बातचीत की गई तो महेंद्र राणा ने कहा है कि अपनी पार्टी में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रावत से बात की तो उन्होंने हरक सिंह रावत के चुनाव न लड़ने के बयान को सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बताया। कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में कभी भी जगह नहीं देगी। उनके पास था, अब वो किन कारणों से हटाया गया है, क्या किया गया है, हो सकता है उसमें कुछ नाराज़गी हो कि भाई मुझे इस विभाग से वंचित कर दिया। और फिर हरक सिंह जी अपने आप में सक्षम है, वो कहीं भी अगर हाथ डालेंगे तो उसमें वो सफलता उनको मिल ही जाती है।
और मैं सोचता हूँ कि अभी ये भी हवा उड़ाई जा रही है कि साहब वो कहीं कांग्रेस में जा रहे हैं, वो फलानी पार्टी में जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात हुई थी उनसे। उन्होंने कहा भाई मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं या कांग्रेस में वापस जाऊं, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारे पुराने हमारे मंत्री रहे हैं और हमारे उसमें रहे, कांग्रेस में रहे, और भाई उनका स्वागत है। जो हमारे वो तो अपने पहले हमारे घर छोड़ के चले गए, तो अपने घर में आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो उनका स्वागत करते हैं और इससे पार्टी को और बल मिलेगा। मैं ये प्रश्न आपसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि हरक सिंह रावत जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो इस फील्ड के माहिर हैं। ये आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, कोई पता नहीं है। ये तो हमें नहीं लगता है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो बिल्कुल चालबाजी है। अब कांग्रेस उनको अपने हाथ में लेना चाह रही है या वो जाना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो पता नहीं अभी इस पार्टी में जाएंगे अभी उस। उधर काशीपुर में दलित व्यक्ति को राइस मिल में बंधक बनाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जसपुर पुलिस देरी कर रही है, जिससे जसपुर पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इसी को लेकर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र देते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि बीते 18 सितंबर को रहमापुर जसपुर निवासी पुष्पेंद्र सिंह को गोलरगोजी निवासी नईम ने अपने साथियों के साथ रास्ते से गाड़ी में तोड़फोड़ कर तमंचे के बल पर अगवा करते हुए राइस मिल में बंधक बना लिया है। इस दौरान दलित युवक के साथ आरोपियों ने बुरी तरह से मारपीट की, जाति सूचक शब्दों से उसे प्रताड़ित किया और अपमानित किया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये एक दलित भाई हैं जसपुर में, पुष्पेंद्र सिंह जी। इनका रास्ता रोक के मारपीट करी गई इनके साथ, और इस मामले में जसपुर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है आरोपियों के खिलाफ, और गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उनको अग्रिम जमानत याचिका है, वो भी माननीय उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र के चुनार गांव में 2 साधु और एक स्थानीय पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। वक्त रहते ग्रामीणों ने 108 की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया। भालू के रिहायशी वाले इलाकों में होने की सूचना विभाग को दी गई और लोगों के मुताबिक भालू गांव के आसपास घूम रहा है और ऐसे में भारी दहशत का माहौल गांव वालों के बीच है। गांव वालों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस भालू को रेस्क्यू किया जाए यहां से, और साथ ही जंगलों में छोड़ा जाए। आए दिन लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं कि भालू उन पर हमला कर सकता है। चमोली की घटना है। अमूमन कई बार जो भालू जंगली इलाके से आबादी के इलाके में आ जाते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं उधम सिंह नगर जिले में अपराधियों के नजर रखने के लिए अपराधियों पर जिले के एसएसपी की ओर से एक नई प्लानिंग की गई है। इस प्लानिंग के तहत अब अपराधियों को संबंधित थाना चौकी में अपनी हाजिरी लगानी होगी, उससे अपराधियों पर नजर रखी जा सके और अपराधी अपराध करने में डरें। जिले के एसएसपी दिलीप कुंवर ने बताया कि त्योहार के सीजन को देखते हुए पुलिस की ओर से अब पुराने अपराधियों को संबंधित थाना चौकी क्षेत्र में अपनी हाजिरी दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। थाने में आरोपियों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए रजिस्टर तैयार किया गया है और इनके नाम से इनको रोजाना थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा गया है। अपराधियों को रोज थाने पहुंचकर अब हाजिरी लगानी होगी, इससे पुलिस अपराधियों पर नजर रख पाएगी। एसएसपी ने कहा कि इससे त्योहारी सीजन में चैन स्नैचिंग, चोरी और बाकी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। अपराधियों के थाने में हाजिरी लगाने से उनके लोकेशन का भी पता चल पाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।